हेलो एवरीवन, आज डेट है 13 मई 2023 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल बेस्ड क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि इराविकुलम नेशनल पार्क को आपको मैप में व्यू करना है। फिर इससे रिलेटेड हर इंपोर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था बांदीपुर टाइगर रिजर्व को लेकर के। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व जो है वो हमारे इंडिया के सर्दर्न पार्ट में जो कर्नाटका स्टेट है वहां पर लोकेटेड है। और साथ ही साथ में ये सर्दर्न इंडिया में जो 3 स्टेट केरला, तमिलनाडु और कर्नाटका जो स्टेट है उसके ट्राई जंक्शन एरिया पर भी एग्जिस्ट करता है। आप सभी को पता है यहाँ पर सर्दर्न इंडिया के वेस्टर्न पार्ट पर है वेस्टर्न घाट। और बायोडाइवर्सिटी के परस्पेक्टिव से अगर हम डिस्कस करें तो वेस्टर्न घाट में काफ़ी ज़्यादा रिच फ्लोरा एंड फोना देखने को मिलता है। तो उन सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व जो है वो लोकेट किए गए हैं। ये जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है इसके बारे में अगर अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम डिस्कस करें तो आप सभी को पता है कि 1 अप्रैल 1973 में जो है वो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। और प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट कहाँ पर किया गया था तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, वहां से इस प्रोजेक्ट टाइगर को स्टार्ट किया गया। और उस टाइम में स्टार्टिंग में 9 टाइगर रिजर्व जो है वो बनाए गए। मतलब 1 अप्रैल 1973 को 9 टाइगर रिजर्व बनाए गए थे और उसमें से एक है बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस बांदीपुर टाइगर रिजर्व के आसपास वाले एरिया में और भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, जैसे कि अब यहाँ पर मैप में आप व्यू कर ही पा रहे होगे कि पेरियार नेशनल पार्क है, मुदुमलाई नेशनल पार्क है। यहाँ पर मुदुमलाई जो है वो टाइगर रिजर्व भी है। इसके अलावा केरला में जो है वो वेनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। साथ ही साथ में तमिलनाडु में एक जो है वो यहाँ पर नागरहोल टाइगर रिजर्व भी है। तो ये बेसिक फैक्ट हमने डिस्कस किए बांदीपुर टाइगर रिजर्व को लेकर के, जो बेसिक बातें आपको ध्यान में रखनी है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल पेज पर। और यहाँ पर जो आर्टिकल है यहाँ देखिए, राइटर जो है उन्होंने बताया है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से वेलफेयर स्कीम्स पर कम खर्च कर रही है। अभी प्रेजेंट टाइम का जो हमारा यूनियन बजट रहा उसको एक्सपर्ट्स ने क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि जो वेलफेयर स्कीम है उनमें एलोकेशन जो है वो टाइम के साथ में डिक्लाइन हो रहा है। राइटर ने बोला है कि ऐसा पहली बार नहीं है। अगर देखो स्पेसिफिक फोकस जो है वो राइटर का रहा है अभी प्रेजेंट टाइम की एनडीए गवर्नमेंट के 2 रेगुलर जो कंजिक्यूटिव टर्म्स है के ऊपर। तो 2014 से उन्होंने यहाँ पर कंपेयर किया है कि 2014 में जैसे ही एनडीए गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है वो पावर में आई, उसके बाद में जो है वो रेगुलर जो भी वेलफेयर स्कीम्स है उनमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग स्कीम के बारे में राइटर ने बात की है। देखो स्पेसिफिक किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ में हमें अपने आंसर्स में नहीं लिखना होता है। आप एक ट्रेंड्स का आंसर में यूज कर सकते हो और उस ट्रेंड्स के बेसिस पर आप जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है या नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको जो है वो आप राइट डाउन कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो राइटर ने बोला है कि कोविड-19 जो है वो पेंडेमिक से पूरा वर्ल्ड इफेक्ट हुआ। इंडिया में अगर हम बात करें तो सभी सेक्टर जो है इसकी वजह से इफेक्ट हुए। तो कोविड-19 के बाद में तो गवर्नमेंट को ज़्यादा एलोकेशन करना चाहिए था वेलफेयर स्कीम में, लेकिन यहाँ पर तो हमारे इंडिया में डिक्रीज देखने को मिल रहा है। जैसे कि सबसे पहले उन्होंने बात की है कि सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 जो है उसका मेन टारगेट ये है कि चाइल्ड माल न्यूट्रिशन और हंगर, इसको हम टारगेट करेंगे। लेकिन 2021-22 में क्या किया गया कि आंगनवाड़ी प्रोग्राम जो है उसको मर्ज कर दिया गया किसके साथ में, पोषण अभियान के साथ में, एंड ए न्यूट्रिशन स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स। ओके, तो इसको आपस में मर्ज कर दिया गया। और इसमें साथ ही साथ में ये भी बताया गया है कि अगर हम बात करें तो टोटल जीडीपी का जो पहले हम जितना खर्च कर रहे थे 0.13%
वो अब हमने कर दिया है इस सेक्टर के ऊपर 0.07, मतलब लगभग हाफ ले आए हैं हम। जितना एलोकेशन पोषण अभियान को लेकर के, आंगनबाड़ी स्कीम को लेकर के थे, उसका हाफ जो है अब हम खर्च कर रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डाटा बताए गए हैं कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डाटा में ये बात सामने आई है कि हमारे इंडिया में एनेमिक, अंडरवेट और स्टंटेड चिल्ड्रन जो है वो 67%, 32% एंड 36% है। और अगर हम पूरे वर्ल्ड में कंपैरिजन करें तो काफ़ी वर्स्ट लेवल पर इंडिया जो है वो अपने आप को लोकेट करता है। लेकिन अगर हमने फंड जो है वो कम किए हैं तो ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्यूशन कैसे हो सकता है इसका। ओके। दूसरा यहाँ पर आर्टिकल रखा है कि मिड डे मील स्कीम जो है वो लगभग हमारे 12 करोड़ चिल्ड्रन जो है उनको क्या करता है, कवर करता है। और लेकिन ये एविडेंस शो करते हैं कि ये जो स्कीम जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो अटेंडेंस जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, लर्निंग जो है उसमें अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, न्यूट्रिशन लेवल पर काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है और स्टंटिंग जो है वो इससे रिड्यूस हुआ है। लेकिन मिड डे मील स्कीम में जो बजट एलोकेशन है वो 50% तक डिक्रीज हो गया है। ओके। 2014-2015 में 0.08% था और अब कर दिया गया 0.04% जीडीपी का। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उन्होंने एक ब्रेकफास्ट स्कीम जो है वो लॉन्च करने के लिए मना कर दिया, जबकि अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में ब्रेकफास्ट स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है, जिसकी वजह से एक साल में काफ़ी प्रॉमिसिंग रिजल्ट जो है वो वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पर स्कीम की बात की गई है पीएम मातृ वंदना योजना, जिसमें 5,000 रुपीज मैटरनिटी बेनिफिट जो है वो प्रोवाइड किया जाता है कंडीशनल कैश ट्रांसफर के रूप में। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई वुमेन प्रेग्नेंट है उसको मैटरनिटी बेनिफिट देने के लिए 5,000 रुपये दिए जाते हैं ताकि वो अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रख सके। तो यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर जो भी रजिस्टर्स हैं उन सभी वीमेन को उनने जो भी बर्थ किया है वो सब इसमें कवर की जाती है। तो इस स्कीम को जरूरत है लगभग 14,000 करोड़ की, लेकिन 3,000 करोड़ रुपए ही इस स्कीम में दिए जा रहे हैं। तो आप मानिए सभी को जो है वो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे 5,000 रुपीज़। अब यहाँ पर बताया गया है मनरेगा स्कीम के बारे में कि मनरेगा स्कीम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और स्पेसिफिक अगर हम बात करें तो कोविड-19 के टाइम में तो इसने और भी अच्छा रोल प्ले किया है, लेकिन इसमें जो एलोकेशन है वो भी टाइम के साथ में डिक्रीज हुआ है बहुत ज़्यादा अगर हम डिस्कस करें तो पहले था 2014-15 के टाइम में 0.94% जीडीपी का और अभी हो गया है 0.65%। तो एक्सपर्ट्स ये पॉइंट आउट करते हैं कि मनरेगा और पीडीएस सिस्टम जो है वो पेंडेमिक के टाइम में जो हमारे डिजास्टर सामने आया था उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन दोनों स्कीम ने, और हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए क्योंकि कोविड खत्म हुआ है, कोविड के केसेज जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो क्रिएट हुआ था वो अभी तक देखने को मिल रहा है। इसके बाद में यहाँ पर एक इकोनॉमिस्ट की बात की गई है, इकोनॉमिस्ट का नाम है जीन रेजे। उन्होंने हाईलाइट किया है कि रियल वेजेस ऑफ कैजुअल वर्कर्स जो है उनका अगर हम 2014-15 से कंपैरिजन करें प्रेजेंट टाइम तक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डाटा ये बोलते हैं कि उनका जो इनकम जो है वो ओनली 1% इंक्रीज हुआ है। आप ये मानिए कि जो इन्फ्लेशन है वो कितना ज़्यादा बढ़ गया है, उनकी इनकम जो है ओनली 1% इंक्रीज हुई है, तो उनके पुअर्टी जो इशू देखने को मिलता है वो कभी भी कम नहीं हो पाएगा। ओके। फिर यहाँ पर बात की गई है नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम, मतलब इसमें जो डिसेबल्ड, विडो, जो एल्डरली पर्सन है उनको दी जाती है पेंशन, लेकिन उनकी पेंशन जो है काफ़ी कम है और यहाँ पर बताया गया है कि 2006 से इस पेंशन में कोई भी इंक्रीज देखने को नहीं मिला है। फिर यहाँ पर बात की गई है एजुकेशन सेक्टर की कि स्कूल एजुकेशन जो है प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन उसमें भी जो खर्चा किया जा रहा था वो डिक्रीज हुआ है। पहले 0.37% था जीडीपी का, अभी हो गया है 0.23%। मतलब एजुकेशन कोविड के टाइम में अगर हम बात करें तो 70 वीक्स तक स्कूल जो है वो बंद रही, तो उसमें जो भी लिटरेसी रेट है लोगों की, जो भी एक स्किल जो है बच्चों की उसको हमें डेवलप करने के लिए ज़्यादा खर्च कर दिया जाना चाहिए, उसके कंपैरिजन में हम यहाँ पर काफ़ी कम खर्च कर रहे हैं। यहाँ पर हेल्थ सेक्टर की बात की गई है कि हालांकि हेल्थ सेक्टर जो है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने खर्चा किया है, लेकिन अभी भी
बहुत सारा जो बर्डन है वो लोगों के जेब के ऊपर आता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर साउथ एशिया से कंपैरिजन किया गया है, तो इंडिया जो है उसमें अभी भी वैक्सीनेशन का जो प्रोसीजर है सबसे लोवेस्ट है, और इंडिया में आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो है हेल्थ में वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है ग्लोबल एवरेज से। तो इसकी वजह से मिलियंस जो पर्सन है, मिलियन जो पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी की तरफ बढ़ रही है। तो यहाँ पर जो राइटर है उन्होंने हर सेक्टर में यहाँ पर कंपैरिजन किया है, बताया है कि किस तरीके से हमारा जो खर्चा है वो काफ़ी कम किया जा रहा है, हमें वेलफेयर स्कीम्स के ऊपर ज़्यादा खर्च किया जाना चाहिए। क्योंकि राइटर ने ये बोला है कि देखो, अगर आप उन कंट्रीज़ का कंपैरिजन करोगे जहाँ पर वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, वहाँ पर जो है वो हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, पर्सनल ग्रोथ में, ओके, जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है उन सब के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है। इसी की वजह से वो कंट्री जो है वो एसटीआई इंडेक्स में अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में जीडीपी के कंपैरिजन में, जीडीपी इंडिया की बढ़ रही है, कंट्री की बढ़ रही है, लेकिन हम जो जीडीपी के कंपैरिजन में जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसमें खर्च जो है वो काफ़ी कम कर रहे हैं। तो इस तरीके से इलिटरेट और जो माल न्यूट्रिशन से शिकार जो हमारी पॉपुलेशन है उसके साथ में कभी भी हम ग्लोबल पावर जो है वो नहीं बन पाएंगी। तो अगर हमें ग्लोबल पावर बनना है तो ये सारा जो कंपैरिजन है, ये सारा जो खर्च है वो हमें इंक्रीज करना होगा। हम क्या कर सकते हैं, कॉरपोरेट टैक्स रेट जो है, जो पहले एक तरीके से ज़्यादा थी वो अभी कम हुई है, जिसकी वजह से जो हमें रेवेन्यू मिलता है उसमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो बिजनेस को प्रमोट अगर हमें करना है तो उसमें कॉरपोरेट टैक्स रेट जो है, जो कम किया गया है, उसको हम ज़्यादा करें, उस पैसे का ही तो हम यूज़ करेंगे ना वेलफेयर स्कीम्स के लिए। ओके, तो सिर्फ बिजनेस को बढ़ाना ही या हमारे यहाँ पर नए नए स्टार्टअप जो है उनको इंस्टॉल करना, नए नए जो प्रोसीजर उनको इम्प्लीमेंट करना ही कंट्री की ग्रोथ नहीं है। हमारी ओवरऑल जो पॉपुलेशन है उनकी भी ग्रोथ होना जरूरी है। तो ये आर्टिकल का मेन टारगेट ये था कि हमें जीडीपी के कंपैरिजन में, जिस तरीके से जीडीपी बढ़ रही है उसी के कंपैरिजन में हमें जो खर्च है, एक्सपेंडिचर जो है वेलफेयर स्कीम में, वो भी करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने कल अपना रिजल्ट दिया, दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मींस एलजी के बीच में और दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में जो क्लैश देखने को मिल रहा था उसको यहाँ पर एक सॉल्यूशन दिया है, और यहाँ पर पावर दी है दिल्ली गवर्नमेंट को कि सर्विसेज भले ही यूटी के अंडर नहीं आती हैं, लेकिन वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं, ओके, वो उनके ऊपर पावर रहेगी दिल्ली गवर्नमेंट की, वो अपने लेवल पर उनको ला सकते हैं, उनके लेवल पर उनका ट्रांसफ़र, ये सारा जो प्रोसीजर है, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना उसको उसको उसके बेसिस पर पावरफुल बनाया है दिल्ली गवर्नमेंट को। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि वहाँ पर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, और अगर पावर इस तरीके की उनके हाथ में नहीं है तो वो अपने लेवल पर काम नहीं कर पाएंगे। तो ये इम्पोर्टेंट यहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशन रहा जुडिशरी का, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा दिल्ली गवर्नमेंट को अपने लेवल पर काम करने के लिए। यहाँ पर 3 पॉइंट रखे हैं कि एलजी जो है वो काम करेगा, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है दिल्ली गवर्नमेंट का, जो भी दिल्ली गवर्नमेंट उनको उनके साथ में डिस्कस करेगी हर इशू को लेकर के, यहाँ पर एलजी जो है उनके एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करेगा। लेकिन 3 पॉइंट जिसमें आप सभी को पता है कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड, ये जो एरिया है इसके ऊपर दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो काम नहीं कर पाएगी, और इस एरिया पर जो है वो एलजी उनके एड एंड एडवाइस के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो आईसीएमआर और आयुष इंडस्ट्री का जो कोलैबोरेशन देखने को मिल रहा है, तो ये इनिशिएटिव काफ़ी बेहतरीन रहेगा। आईसीएमआर का जो भी ड्रग्स को लेकर के जो भी एक प्रोसीजर उनका रहता है, उन सबको जब इंक्लूड किया जाएगा हमारी आयुर्वेदिक ट्रेडिशंस के साथ में, तो काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, और प्रेजेंट टाइम की जो डिजीजेज हैं उनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स जो हैं वो सामने आ पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है न्यूज़ पेज पर, और यहाँ पर कल सुप्रीम कोर्ट ने जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था कि 2 days अगो मींस 11 मई को जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था किसको लेकर के, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को लेकर के, तो उसमें एक इशू ये भी था, जो उद्धव ठाकरे जो पहले के वहाँ के फॉर्मर सीएम थे, उन्होंने क्वेश्चन किया था कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटिव मेंबर्स जो हैं उसको लेकर के जुडिशरी डिसाइड करे। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बात बोली कि ये काम जो है स्पीकर का होता है, तो स्पीकर इसके लेकर के डिसीजन दे। तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे जी ने अपनी तरफ से बोला है कि अगर डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक लिमिटेड टाइम पीरियड में स्पीकर जो है वो अपना डिसीजन यहाँ पर लेगा, तो इस डिस्क्वालिफिकेशन को लेकर के अगर स्पीकर काम नहीं करता है
और एक टाइम पीरियड में, लिमिटेड टाइम पीरियड में इसको लेकर के रिजल्ट नहीं देता है तो उन्होंने बोला है कि वो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, यहाँ पर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो प्रिजन को लेकर के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको यहाँ पर चेंज करने की बात कर रही है। नया मॉडल जो है वो यहाँ पर लाया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिपेयर कर रही है क्योंकि ब्रिटिश एरा के टाइम के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उनको चेंज करने की यहाँ पर जरूरत है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट बात बोली है कि देखो एक डेकेड हो गया कि जो भी वर्किंग प्लेस है वहाँ पर वीमेन काम करती हैं तो उनको सेक्सुअल हैरेसमेंट से बताने के लिए कमेटी बनाई जाए। लेकिन यहाँ पर ये बताया गया कि हर वर्किंग प्लेस जो है वहाँ पर इस तरीके की कमेटीज़ की कमी है, जिसकी वजह से जो सेक्सुअल हैरेसमेंट जो केसेज हैं वो कम नहीं हो रहे हैं और इसकी वजह से वीमेन जो है उनका जॉब में पार्टिसिपेशन जो है, वर्किंग प्लेस पर जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है। बहुत सारी वीमेन जो है अपनी जॉब छोड़ रही है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन बनने के बाद में भी अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है तो इस तरीके से जो इशू हैं वो बने रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक इम्पोर्टेंट बात बोली है कि अगर वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो इसी तरीके से हॉस्टाइल, इनसेंसिटिव और अनरेस्पॉन्सिव बनता रहा तो वीमेन एम्प्लॉय जो है उनके लिए, मतलब ये एक्ट जो है वो एक सिर्फ फॉर्मेलिटी बन के रह जाएगा। कोई उनके लिए, क्योंकि इसका कोई प्रॉफिट तो उनको हुआ नहीं, कोई इसका रिजल्ट जो है वो उनको देखने को मिला नहीं। तो इसकी वजह से जो एक चेंज जो आना चाहिए था वो चेंज नहीं देखने को मिल रहा है। तो क्या किया जाना चाहिए, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी इस तरीके की PSU कंपनीज हैं या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, वहाँ पर इस तरीके के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पर इस तरीके की कमिटीज़ होनी चाहिए ताकि जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन देखने को मिल सके। तो ये आज का हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।